नमस्ते। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही क्या कहते हैं निर्णायक मोड़ पर बात करने वाले हैं, तराइन का दूसरा युद्ध। हमारे पास जो ये नोट्स और जानकारी है वो हमें सीधे 1192 में ले जाती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये लड़ाई इतनी अहम क्यों मानी जाती है। हाँ बिल्कुल, ये लड़ाई जैसा आपने कहा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। तराइन में वो जगह आजकल हरियाणा में पड़ती है ना? हाँ बिल्कुल, और देखिए ये इन दोनों के बीच पहली भिड़ंत नहीं थी। अच्छा। हाँ, इससे ठीक 1 साल पहले 1191 में वहीं तराइन के मैदान पर ही। ओह हाँ, पहला युद्ध। उसमें तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे। बिल्कुल, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो आप समझ सकते हैं कि 1192 की ये जो लड़ाई थी वो गौरी के लिए एक वापसी का बड़ा प्रयास था। मतलब बदला लेने और जीत हासिल करने का इरादा। हाँ, और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया था। मतलब सिर्फ सेना ही बड़ी नहीं थी, उसकी रणनीति, उसका तरीका बिल्कुल अलग था। पिछली हार से सीखा होगा उसने, जाहिर है। तो क्या क्या अलग था इस बार? इन नोट्स में कुछ है इस बारे में? हाँ, ये बहुत साफ है कि रणनीति बदली हुई थी। देखिए, गौरी ने ऐसा लगता है अपनी सेना को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। खासकर उसके जो तेज तरार तुर्की घुड़सवार थे ना, हाँ। उनका इस्तेमाल बहुत निर्णायक साबित हुआ। जबकि पृथ्वीराज की सेना, देखिए बहादुर तो बहुत थी, लेकिन शायद युद्ध नीति के मामले में गौरी की सेना थोड़ी ज्यादा असरदार निकली। अच्छा, मतलब रणनीति का फर्क। हाँ बिल्कुल, ये रणनीति का अंतर ही शायद निर्णायक बन गया। एक वृत्तांत तो ये भी बताता है कि गौरी ने अपनी सेना को कई हिस्सों में बांट दिया था। अच्छा, कैसे? मतलब एक खास तरह की युद्ध नीति, शायद उसे तुर्की में कराकोल कहते हैं। हाँ। इसमें तेज घुड़सवार तीरंदाज होते हैं जो लगातार हमला करते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। ओह, मतलब सामने वाली सेना को थकाने और उलझाने के लिए। हाँ बिल्कुल, पृथ्वीराज की सेना शायद भारी थी तो उनको जमने का मौका ही नहीं दिया। ये तुर्की सैनिक हल्के कवच पहनते थे, फुर्तीले थे, उनके धनुष भी शायद बेहतर थे। ये तो काफी स्मार्ट चाल लगती है। हाँ, तो राजपूत सेना इसमें उलझ गई, बहादुर होते हुए भी। ऐसा लगता है। कुछ दस्तावेज इस तरफ इशारा करते हैं कि शायद राजपूत सेना अपनी पिछली जीत के बाद थोड़ी अति आत्मविश्वास में थी। हो सकता है। और एक और बात, अलग-अलग राजपूत सरदारों के बीच वो जो तालमेल होना चाहिए, शायद उसकी भी कुछ कमी रही हो, खासकर लड़ाई के अहम मोड़ों पर। अच्छा, जबकि गौरी की सेना एक कमांड के नीचे थी। हाँ, ज्यादा अनुशासित नजर आती है, जैसा कि ये नोट्स बताते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ा अंतर पैदा कर गईं। और फिर नतीजा तो हम सब जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। हाँ, हार हुई, उन्हें बंदी बना लिया गया और फिर उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु कैसे हुई, इस पर थोड़ी अलग अलग कहानियां हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। कुछ इतिहासकार कुछ और कहते हैं, लोक कथाएं कुछ और। बिल्कुल, इतिहास में अक्सर ऐसा होता है, एक ही घटना के कई पहलू होते हैं, लेकिन जो असल नतीजा था वो एक ही था। दिल्ली का रास्ता वो गौरी के लिए खुल गया। और ये बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब यहीं से फिर दिल्ली पर मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। हाँ बिल्कुल, पहले ममलूक वंश, जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं, और फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना। इसी लड़ाई को अक्सर उत्तरी भारत में इस्लामी शासन की नींव माना जाता है। तो ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, इसने तो पूरे उत्तर भारत का इतिहास ही बदल दिया। सही कहा, ये सिर्फ एक सैनिक टकराव से कहीं ज्यादा था। इसने सत्ता के समीकरण बदल दिए, समाज पर, संस्कृति पर, हर चीज पर गहरा असर डाला। इसने वाकई भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। तो संक्षेप में कहें तो तराइन का दूसरा युद्ध ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, एक ऐसी घटना थी जिसने आने वाली कई सदियों के लिए उत्तर भारत का भविष्य तय कर दिया। और ये सोचने वाली बात भी है ना, कि गौरी अपनी पहली हार से सीख कर लौटा। उसने अपनी रणनीति बदली, हालात के हिसाब से खुद को ढाला और जीता। सही बात है। ये हमें शायद सिर्फ युद्ध के मैदान के बारे में नहीं सिखाता, बल्कि किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए अपनी असफलताओं से सीखना, अपनी रणनीति को बेहतर बनाना, ये कितना जरूरी है। हाँ, ये एक बड़ा सबक है। इस पे वाकई सोचने लायक है।